वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2025 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी लवली की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत दोस्तों बैनी नाम के एक नौजवान लड़के से होती है जिसकी फैमिली में सिर्फ मॉम और उसकी बहन है। उसके डैड की मौत हो चुकी थी पहले, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इसीलिए अब उनकी जॉब बैनी को मिलने वाली थी। मगर बैनी था दोस्तों जिसे गवर्नमेंट जॉब की कदर ही नहीं थी। उसका मन तो बस दूसरों के बगीचों में घास काटने में लगा रहता था और उसका एक ही सपना था वो कनाडा में सेटल हो जाए। मगर बैनी के अंकल हैं जो उसको समझाते हैं कि बेटा गवर्नमेंट जॉब जैसी आसान जॉब तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली, बस डेली जाकर हाजिरी लगाओ और महीने की तारीख को तनख्वाह लेकर एंजॉय करो। जिसपे बैनी कहता है कि अंकल इंडिया एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है, इसमें एक बोरिंग सी जॉब करके मैं अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं कनाडा जैसी डेवलप्ड कंट्री में एक्साइटिंग जॉब करके अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तब उसके अंकल उसको समझाते हैं कि बेटा चिंता क्यों करते हो, एक बार जॉब ज्वाइन कर लो, 1-2 साल जॉब कर लो, उसके बाद 5 साल की छुट्टी लेकर कनाडा चले जाना और वहाँ की लाइफ भी एक्सपीरियंस कर लेना, क्या दिक्कत है। और तब जाकर कहीं बैनी तैयार होता है। फिर हम देखते हैं दोस्तों ग्रेस नाम की लड़ी को, जो कि शाइन नाम के लड़के को लगाती है वीडियो कॉल। वो उस वक्त नहा रहा होता है और ऑडियो कॉल को समझकर वीडियो कॉल उठा लेता है। तब वो ग्रेस से कहता है कि मैं तो अभी नहा रहा हूँ, क्या मैं थोड़ी देर बात करूँ तुम्हें कॉल। वो कहती नहीं, मैं तुम्हें नहाते हुए देखना चाहती हूँ, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है। और शाइन शर्मा जाता है दोस्तों, कहता है कि मेरी झूठी तारीफ मत करो। तो ग्रेस कहती क्यों, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है क्या। तब वो कहता है कि अच्छा तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। फिर वो पूछता है एक बात बताओ ग्रेस, क्या तुम्हें मुझ पे क्रश है क्या। वो कहती क्यों, तुम्हें क्यों लगता है। और तभी दोस्तों ग्रेस के फोन पे उसके पति का कॉल आ जाता है और वो कॉल कट कर देती है ये बताकर कि मेरे पति का फोन आ रहा है। फिर ग्रेस का पति कॉल करके बताता है मुझे कंपनी की तरफ से बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की ट्रॉफी मिली है, मैं कनाडा से खास फ्लाइट पकड़कर तुम्हारे लिए इंडिया आया हूँ और तुम्हारा फोन है कि बिजी आ रहा है बताओ। पर दोस्तों जब ग्रेस का हस्बैंड घर आता है ना, हाथ में ट्रॉफी लिए हुए, वो अपनी वाइफ को दिखाता है और कहता है कि देखो मुझे क्या मिला। पर ग्रेस कहती है जाओ इस ट्रॉफी को गले लगाकर सो जाओ। इसके बाद हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का सीन देखते हैं दोस्तों। ग्रेस ने ब्रेकफास्ट तो बनाया जो कि उसकी दोनों ननद आराम से बैठकर खा रही होती है, मगर ग्रेस के हस्बैंड का कहना होता है कि तुम मेरी माँ की तरह कुकिंग क्यों नहीं करती हो। तो ग्रेस चिढ़ जाती है कि मैं तुम्हारी माँ से भी अच्छा खाना बनाती हूँ समझे, पर तुम हो कि माँ के भक्त ठहरे, तुम्हें तो मेरे हाथ का खाना अच्छा लगेगा ही क्यों। और फिर ब्रेकफास्ट के बाद दोस्तों ग्रेस का पति अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम इसको ढंग से कुकिंग करना क्यों नहीं सिखाती। तो वो कहती है अरे बेटा मैं चाहती तो हूँ सिखाना, पर मैडम तो अपनी अकड़ में रहती है, वो मुझसे कुछ सीखना ही नहीं चाहती, मैं क्या करूं। वैसे भी अब मैं तो दोबारा गांव चली जाने वाली हूं अपनी दोनों बेटियों को लेकर, तुम भी कल वापस कनाडा चले जाओगे, फिर करने दो मैडम को जो उसका दिल चाहे। इसके बाद दोस्तों हम केरला स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिस के बाहर कुछ लेडीज को प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं, जो कि गवर्नमेंट से डिमांड कर रही थी कि लेडीज बिजनेस वुमन को इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी मिलनी चाहिए। इन प्रोटेस्टर्स में ग्रेस भी शामिल होती है। कुछ देर नारेबाजी करने के बाद जब सारे प्रोटेस्टर्स जाने लग जाते हैं ना, तो ग्रेस की नजर पड़ती है शाइन पे, जो कि ऑफिस में काम करता था, इसलिए वो शाइन के पीछे चली जाती है और जब अकेली होती है तो बिल्कुल कामुक भाव से उससे बात करने लग जाती है, उसके हाथ वगैरह टच करने लगती है। और ये सब हालांकि शाइन को अच्छा तो लग रहा है, मगर उसको डर होता है कि ये जगह सही नहीं है इन सब चीजों के लिए, कोई देख लेगा तो पता नहीं 100 बातें बनाएगा। इसलिए वो ग्रेस से कहता है कि हमें यहाँ पे नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। और फिर वो जोर जोर से उसकी फैमिली की खैरियत पूछने लग जाता है, ताकि किसी को ये ना लगे कि ये ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं और ये लगे कि ये मतलब एक दूसरे के बारे में पूछ रहे हैं। अब ग्रेस कहती है इस बार तो तुम आओगे ना। वो कहता है हाँ मैं आऊंगा। और तब जाकर वो चली जाती है दोस्तों और शाइन अपने मैनेजर के पास जाता है, जो कि उसे न्यू एलडी बैनी से मिलवाता है, जिसने आज ही जॉब ज्वाइन करी है। बैनी अपना नाम बताता है कि मैं बैनी हूँ, तो वो भी हाथ मिलाते हुए कहता है मैं शिनोमोन हूँ, तो वो भी हाथ मिलाते हुए कहता है कि मेरा नाम शाइन है, लोग मुझे यही कहते हैं और मैं यूडी हूँ। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है। तो बैनी बताता है मैं तो मनियांतरम में हूँ। तो इस पे मैनेजर कहते हैं कि तब तो तुम्हारा आना जाना मुश्किल होगा, तुम एक काम करो शाइन के लॉज में रह लो। और शाइन एक काम करो, सबसे पहले तुम बैनी को ऑफिस दिखा दो। तो अकेले में बैनी शाइन से कहता है कि मैं अपने कपड़े नहीं लेकर आया। तो शाइन कहता है कॉल करके किसी से मंगवा लो, सिर्फ कपड़े लाने के लिए तुम 60 किलोमीटर का सफर करोगे क्या है। इसके बाद वो बैनी को उसका डेस्क दिखाता है, जिसके अगल बगल और भी कई सारे लोगों के डेस्क होते हैं। बैनी के टेबल पे बहुत सारी फाइल्स रखी होती हैं दोस्तों, जिसे शाइन एक बार देखकर लेने को कहता है। और तब उसे ग्रेस का मैसेज आता है जिसने अपने घर का लोकेशन भेजा होता है, और आज उसके घर पे कोई नहीं है दोस्तों, तो उसने शाइन को मिलने के लिए बुलाया है। और अब शाइन भी लाइक मेरे को जाना पड़ेगा और फुल एक्साइटमेंट के साथ ग्रेस के अपार्टमेंट में जाता है। वो तो लिफ्ट में शर्मा रहा होता है कि यार आज कुछ अलग होने वाला है, मैं क्या करूंगा कैसे करूंगा, इस तरह उसके दिमाग में ख्याल आते हैं। हाँ वो जैसे उसके घर में जाता है ना, तो देखता है कि ग्रेस पहले से तैयार बैठी हुई है। वो तो सीधा शाइन का गला पकड़ लेती है और उसे बस सेड्यूस करने लग जाती है। मगर शाइन भी घबरा जाता है, कहता है कि मैं अभी धूप से आया हूँ ना, तो क्या मुझे थोड़ा पानी तो पिलाओ यार पहले। वो कहती है पानी की क्या बात कर रहे हो, तुम्हें मैं जूस पिलाती हूँ। तो वो कहता है कि फिर लाओ ना बनाकर। और जब तक वो जूस बना रही होती है तब तक में शाइन काफी नर्वस हो जाता है, और जब ग्रेस जूस लाकर उसको पिलाती है और आधा खुद भी पी लेती है, यानी उसका जूठा जूस पीकर वो शाइन की गोद में बैठ जाती है। लेकिन शाइन अभी भी दोस्तों कंफर्टेबल नहीं था, उसे और डर लग रहा था। वो उसे खुद से दूर करके कहता है कि मैं प्रोटेक्टर तो लाया ही नहीं,
नहीं कर सकते हम कुछ आज, कहकर वो जल्दी से भाग जाता है। पर बाहर जाने के बाद उसे बड़ा अफसोस होता है कि मुझे थोड़ा अच्छे से बिहेव करना चाहिए था यार, मैं इतना डरपोक कैसे हो सकता हूँ। तो वो शराब पीकर रात में अपने लॉज पे जाता है, जहाँ बेनी ने अपने गाँव से अपने दोस्त को बुलाया था अपने कपड़े पहुंचाने के लिए, क्योंकि उसके कपड़े छूट गए थे ना, उसका दोस्त लेकर आया था। और उसके सामने शाइन बकने लग जाता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, बेकार हूँ मैं। अब अगले दिन की बात है दोस्तों, ग्रेस फिर से शाइन के ऑफिस आ जाती है। उसका मुंह हल्का सा बना होता है। वो जाकर शाइन के डेस्क के सामने बैठ जाती है। तो शाइन डरते हुए कहता है कि देखो कल मैं तैयार नहीं था, सॉरी यार। कहती है कोई बात नहीं, और वो अपना बैग का चेन खोलकर दिखाती है, अंदर रखा होता है प्रोटेक्शन। वो कहती है मैंने इंतजाम कर लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, है क्या कहते हो। एंड तभी कहते कहते वो ग्रेस उसको आई लव यू कह देती है दोस्तों, और वो आई लव यू टू। इसके बाद ग्रेस उठकर जाने लगती है, पर वो अपना चेन बंद करना भूल गई थी, जिससे उसके बैग से उसका काफी सारा सामान बाहर गिर जाता है, जिसे वहाँ के फीमेल एम्प्लॉयज उठाने में मदद करती हैं। फिर जैसे ग्रेस जाने लग जाती है तो बेनी देखता है ग्रेस का एक पैकेट उसके डेस्क के नीचे आ गया है, और वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता कि उसमें क्या है। वो सीधा जाता है और ग्रेस को टोकते हुए कहता है कि मैडम ये आपका रह गया वहाँ। मगर दोस्तों उसी वक्त वहाँ पे ग्रेस के पार्टी के जेंट्स कार्यकर्ता आ जाते हैं, और वो देख लेते हैं कि बेनी ग्रेस को प्रोटेक्शन दे रहा है। तो वो पूछते हैं कि क्या चल रहा है ये सब। बेनी बता देता है कि मैडम के बैग से गिर गया था, मैं बस वही लौटा रहा था। पर मैडम जो थी यानी ग्रेस दोस्तों, वो इस बात से मुकर जाती है और कहती है ये मेरी इंसल्ट कर रहा है, जिससे कार्यकर्ता भड़क जाते हैं। और तभी आवाज सुनकर शाइन आ जाता है। वो सारा जो भी ये हुआ वो उनको समझाता है और कहता है कि मैडम आप जाइए, ये हमारा न्यू एम्प्लॉय है, इसे मैं मैनेज कर लूंगा। मगर कार्यकर्ता इस बात को इतनी आसानी से नहीं लेते। उनका कहना होता है कि ये बिजली विभाग ने हमारी सिर्फ एक महिला कार्यकर्ता का अपमान नहीं किया, बल्कि हमारी पार्टी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, इसको हम इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। देखा दोस्तों क्या हो गया। खैर अब अगले सीन में बेनी शाइन के लॉज में ही था और शाइन चाय पी रहा होता है। वो नाश्ता करके ऑफिस जाने की तैयारी में लगा होता है। तभी बेनी कहता है कि मेरा ये गवर्नमेंट जॉब करने का बिल्कुल मन नहीं था, मुझे तो कनाडा जाना था। शाइन कहता है अरे भाई ये तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है, गवर्नमेंट जॉब में काम भी नहीं करना पड़ेगा और पैसे मस्त मंथली। तभी दोस्तों दरवाजे पे दस्तक होती है। सामने पुलिस थी जो कह रही थी बेनी तुम्हारे खिलाफ आईपीसी सेक्शन 354 के तहत कंप्लेंट की गई है। वो उसी वक्त बेनी को अरेस्ट करके अपने सीनियर के घर पे लेके जाते हैं, जहां वो बताते हैं कि सर ये बेनी है, इसने यूएफओ विंग्स की विमेन एक्टिविस्ट को परेशान किया है, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, उसे प्रोटेक्शन देने की कोशिश करके शर्मशार किया है। वो ऑफिसर बेनी से बस इतना ही पूछते हैं कि तुमने उस लेडी को प्रोटेक्शन देने के लिए हाथ बढ़ाया था या नहीं। वो कहता है कि हाँ, पर तभी ऑफिसर कहता है कि पर कुछ नहीं, देने की कोशिश की ना, बस इतना काफी है, 14 दिन की रिमांड पे लेके जाओ इसको। जिसके बाद दोस्तों बेनी को सब जेल में डाला जाता है। हालांकि वो अपनी बात रखने की कोशिश करता है, वो सारी सिचुएशन बताने की कोशिश करता है, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। जेल में काफी बड़े बड़े खतरनाक गैंगस्टर गुनेगार बैठे होते हैं, जिनके साथ बेनी को रहना पड़ जाता है। अगले दिन उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आती है और कहती कि बेटा तुम खाना तो ठीक से खा रहे हो ना, अंकल भी आए हैं, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे तुम्हारे लिए। मगर दोस्तों बेनी को शर्म आ रही थी अपनी माँ से भी नजर मिलाने में। सोचता है कि माँ क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। फिर जब खाने की लाइन लग जाती है तो बेनी अपने बगल में खड़े एक अपराधी से पूछता है यहाँ कैदियों को यूनिफॉर्म क्यों नहीं दिया गया। तो पता चलता है कि ये सब जेल है, अगर यहाँ मौजूद मुजरिमों का केस कोर्ट तक जाएगा और उनका गुनाह साबित हो जाएगा, तब इन्हें दूसरे जेल में ट्रांसफर किया जाएगा वहाँ के यूनिफॉर्म में। फिर रात की बात है दोस्तों, बेनी अपने सेल में अकेला होता है। अचानक उसे किसी लड़की के गाने की आवाज आती है, जबकि यहाँ पे सिर्फ जेंट्स को ही रखा जाता है, लड़की तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता। तभी उसकी नजर पड़ती है एक मक्खी पे, और वो हैरानी भरी नजर से उस मक्खी को देखता है, जिसपे वो मक्खी भी कंफ्यूज हो जाती है कि इसे मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या, चलो चेक करते हैं, मजा आएगा। और वो बार बार बेनी के कान के पास जाकर वाई हेलो ये कहने लग जाती है, जिससे बेनी को भी अपनी आंखों और कानों पे यकीन नहीं होता दोस्तों। वो सोचता है यार ये क्या मुसीबत है, मेरे कान बज रहे हैं क्या, लाओ मैं इसको मारकर खत्म कर देता हूँ। वो अपनी प्लेट उठाकर उस मक्खी को मारने की कोशिश करता है, मगर वो मक्खी काफी फुर्तीली होती है, वो फट से यहाँ वहाँ भाग जा रही थी। वो कई बार बेनी को चकमा देती है। बेनी को लगता है कि अब तो मैं उसे पकड़ लिया, मार दूंगा इसको, पर वो हर बार बच जाती है। और जब मक्खी जेल की रॉड पे बैठी होती है ना, तो बेनी अपना ग्लास फेंक कर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर वो उल्टा अपने पैर से ग्लास को पीछे ठेल देती है, जो कि सीधा जाकर लगती है बेनी के सर पे। और अगले दिन दोस्तों वहां पे बैंडेड लगाना पड़ जाता है, यानी चोट बहुत जोर की थी। वो जेल के अपने एक साथी से पूछता है यार इस जेल में कोई भूत प्रेत का चक्कर है क्या। वो कहता है कि नहीं नहीं। तो उसे रात में दोस्तों वो इंसिडेंट के बारे में बताता है कि मेरे साथ कल ऐसा हुआ, एक मक्खी आई और मेरे साथ ये कर गई। तब वो कहता है कि भाई अकेले सोने से दिमाग में यही होता है, अभी तो 1-2 दिन हुए हैं, जब बहुत दिन हो जाएंगे तो देखना क्या क्या होता है तुम्हारे साथ। बेनी समझ जाता है कि कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा
और जब वो कपड़े धोकर सुखाने जाता है तो उसे फिर से वो मक्खी नजर आती है, उसकी आवाज आती है उसे, और रात में तो हद हो जाती है दोस्तों। वो कहती है, वो मक्खी, अगर तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। तब वो सबसे पहले उसके हाथ से प्लेट फेंकवाती है और फिर बैनी के हाथों में जो छोटा सा फूल का टैटू बना हुआ है ना, उस पे जाकर बैठ जाती है और बातें करने लगती है। बैनी कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक रियल मक्खी हो जो इंसानों की तरह बातें करती हो। वैसे तुम्हें ये पावर मिली कहाँ से? वो कहती है कि ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा तुमने। तो सुनो, मैंने तुमसे पहले भी कई सारे कैदियों के कान में भिनभिनाया मगर किसी ने मुझे भाव नहीं दिया, मगर तुम मेरी बातों को सुन रहे थे, समझ रहे थे, इसीलिए स्पेशल मैं नहीं बल्कि तुम हो। हम दोनों के बीच में एक स्पेशल वैल्यू है, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई शायद। अरे ये कैसी स्मेल है, मैं चेक करके आती हूँ। वो जाती है दोस्तों, तुरंत ही भाग कर आती है और बताती है किलिंग एजेंट आ गए और मुझे भागना होगा। वो क्लोरीन डाइऑक्साइड स्प्रे कर रहे हैं जिससे सारे मच्छर मक्खी मर जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इस वक्त तो वो चली जाती है, मगर अगले दिन वापस आती है और वो किचन का एक चक्कर मारकर बैनी को बताती है आज ब्रेकफास्ट में सांभर बन रहा है। साथ ही उसने अभी तक लोगों को बैनी के बारे में बात करते हुए भी सुन लिया था, और भी लोग थे ना मतलब जो बैनी के बारे में बात कर रहे थे। इसलिए वो बैनी को चिढ़ाती है कि तुमसे तो तुम्हारी जवानी संभली नहीं जा रही। बताओ यार, तुमने दिन दहाड़े एक लेडी को प्रोटेक्शन ऑफर कर दिया, आखिर तुम्हारा इंटेंशन क्या था? बैनी कहता है कि तुम्हें क्या पता दुनियादारी के बारे में है, कभी जेल के बाहर गई हो तुम? वो बताती नहीं। वो क्या है ना, जब मैं पैदा हुई थी और कुछ बड़ी हुई तो मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि हम बाहर घूमने चलेंगे, तो जेल के गेट में जो छोटा सा गेट होता है उसी से मेरी मॉम बाहर निकल गई और मुझे भी बुला रही थी, मगर ये मेरा पहली बार था, मुझे डर लग रहा था बाहर जाने में और मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही थी, मगर जेल के गार्ड ने मेरी माँ की जान ले ली। एक इलेक्ट्रिकल मच्छर मार से मेरी मम्मी को मार दिया, जिसके बाद मैं ट्रॉमा में चली गई और दोबारा कभी भी जेल से बाहर जाने की मैंने हिम्मत नहीं जुटाई। अब ये जेल ही मेरा घर है। वो थोड़ी देर के लिए दोस्तों इमोशनल हो जाती है और फिर कहती है, छोड़ो ये मेलोड्रामा, तुम्हारे मन में और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। वो कहता है कि तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे। तो मक्खी कहती है, ना मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, एक काम करो तुम ही मुझे कोई नाम दे दो। बैनी कहता है कि नाम रखने के लिए मुझे तुम्हारा चेहरा देखना होगा, मगर तुम इतनी छोटी हो कि तुम्हें तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा, पर जेल में मैं वो कहाँ से लेकर आऊंगी? तो वो कहती, फिकर नॉट, मैं हूं ना, मैं कुछ करती हूँ इंतजाम, तुम्हें बस मेरे कहने पे चलना होगा। तो दोस्तों मक्खी फिर बैनी से पुलिस वाले के बक्से से एक बहुत ही पुराना चश्मा चुराने में बैनी की मदद करती है। चश्मा काफी पुराना होने की वजह से गंदा भी हो जाता है, इसलिए बैनी उसे वॉश करके पहनता है और जब मक्खी को देखता है तो कहता है, वाओ यार तुम कितनी प्यारी हो, अच्छा तो क्यों ना मैं तुम्हारा नाम लवली रख दूं। अब अपना नाम लवली सुनकर मक्खी तो बड़ी खुश हो जाती है कि तुमने कितना प्यारा नाम रखा है मेरा। इधर दोस्तों शाइन ग्रेस से कहता है कि तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था, बेचारे बैनी के साथ जेल में चला गया तुम्हारी वजह से। ग्रेस कहती है, मैं भी तो क्या करती, मेरा पति कनाडा में रहता है, अगर मैं पार्टी के लोगों के सामने मान लेती है कि वो प्रोटेक्शन मेरा है तो यार मेरे बारे में क्या सोचता मेरा पति। लोग यही कहते हैं ना इसका पति यहाँ नहीं रहता तो ये इस तरह के काम करती डेली। फिर भी शाइन कहता है कि बेचारे बैनी को काम ज्वाइन किए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे, उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे, वो कनाडा जाना चाहता था और हमारी वजह से वो जेल में है, ये सही नहीं है यार। पर ग्रेस भी साफ साफ कह देती कि मैं अपना स्टेटमेंट नहीं बदलने वाली। इधर शाइन को बैनी की बड़ी चिंता हो रही थी और उधर बैनी जेल में दोस्तों आराम से लवली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। बैनी को दोस्तों मिनिएचर आर्ट फॉर्म आती थी और वो एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े की मदद से अपने सेल में एकदम छोटा सा घर बनाता है लवली के लिए, जिसको देखकर लवली बड़ी खुश होती है। फिर कुछ दिन के बाद इनके जेल में इसी तरह प्यार हो जाता है इनको, और एक दिन दोस्तों लवली को बड़ी घबराहट हो जाती है। वो बैनी से कहती है कि मैं जरा सा फ्रेश हवा लेकर आती हूँ, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? वो भी कहता है ठीक है। मगर दोस्तों लवली के सेल से बाहर जाते ही वहां आते हैं एक पुलिस वाले जो बैनी को ऑफिस में लेकर जाते हैं। दरअसल दोस्तों बैनी के अंकल ने एक लॉयर के साथ मिलकर बैनी की बेल करवा दी थी। बैनी के घर वाले उसको ले जाने लग जाते हैं और लवली उधर पूरे जेल में बैनी को ढूंढ रही होती है, पर वो उसे कब देख पाती है पता है कब? जब बैनी जेल के बाहर जा चुका था। गेट में जो छोटा सा गेट होता है ना दोस्तों, उसी से वो बैनी की लास्ट झलक देखती है। बैनी घर वालों की बातों में आकर अपने घर तो चला जाता है, मगर बिना लवली के उसका भी मन नहीं लगता। अगले दिन उसकी कोर्ट हियरिंग होती है। वकील बैनी को सिखा देते हैं कि देखो मैंने केस को उल्टा घुमा दिया, तुम्हें बस कोर्ट में ये बयान देना है कि उस लेडी ने सामने से तुम्हें वो प्रोटेक्शन दिया था। उसके बाद वहां पे पार्टी कार्यकर्ता आए थे और उन्होंने जब तुम्हारे हाथ में पैकेट देखा तो गलत समझ लिया और औरत ने भी झूठ बोल दिया, तुम्हें फंसा दिया। तो काफी समझा बुझाकर ये जाते हैं कोर्ट में, और इन्होंने जैसा सोचा था दोस्तों वैसा नहीं होता। बैनी सामने से अपना गुनाह कबूल कर लेता है ताकि उसे फिर से सब जेल भेज दिया जाए, मगर ग्रेस ने भी शाइन की बात मान ली थी और वो भी कह देती है कि हाँ इसने मुझे प्रोटेक्शन देने की कोशिश करी, मगर ये तो अभी बच्चा है, अभी उम्र ही क्या है इसकी। मैं अपने इस छोटे से केस को लेकर इसका फ्यूचर खराब नहीं करना चाहती। मैं एक औरत हूँ और औरत तो करुणामयी होती है, मैं इसे माफ करके अपना केस वापस लेती हूँ। जिससे दोस्तों बैनी घबरा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं मुझे सजा होनी ही चाहिए। पर दोस्तों जज साहब बैनी को बाइज्जत रिहा कर देते हैं। साथ ही वो कोर्ट में ये भी कहते हैं कि प्रोटेक्शन को टैबू की तरह नहीं देखना चाहिए। हमारे समाज में
आबादी कितनी तेजी रफ्तार से बढ़ रही है। ऐसे में प्रोटेक्शन यूज करने के लिए सभी को प्रेरित करो। ये किसी के पास प्रोटेक्शन देखकर हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों बेनी तो छूट जाता है, मगर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता बाहर। वो अपने दोस्तों को लवली के बारे में सारी बातें बताता है। जाहिर सी बात है कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा कि मक्खी बातें कर रही थी। तो वो अपने दोस्त की स्कूटी में सब जेल जाता है। हालांकि उसको अंदर जाने की परमिशन तो नहीं मिलती, मगर बाहर वो घंटों घंटों लवली का इंतजार करता है। फिर हार मानकर उसको घर जाना ही पड़ जाता है। कुछ दिन ऐसे गुजर जाते हैं। अब तो बेनी की मॉम को भी लवली वाला ये खेल पता चल गया था, मगर सभी को यही लग रहा था कि जेल में जाने से बेनी का दिमाग थोड़ा सा हिल गया है और वैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। पर बेनी तो बिल्कुल खोया खोया सा रहता है। उसे सोते जागते हर वक्त लवली की याद आती। अब एक दिन वो क्या करता है पता है, अपने गाँव के मार्केट जाता है और वहां उसकी नजर पड़ती है एक अधेड़ उम्र के मरियल से आदमी पे, जिसका नाम राजू है, जिससे बेनी की पहले भी बनती नहीं थी। इसलिए वो क्या करता है ना दोस्तों, राजू को धक्का दे देता है, जिससे वो गिर जाता है और उठ ही नहीं पाता। फिर उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। अब बेनी को तो लग रहा था ऐसा करने से राजू मुझ पे केस करेगा और मैं दोबारा जेल में जाऊंगा और फिर लवली से मिल पाऊंगा। मगर नहीं दोस्तों, राजू के घर वालों को लगता है कि उस वक्त तो राजू ने शराब पी रखी थी, तो वो खुद ही गिर गया होगा। इसके बाद एक दिन बेनी जाता है शाइन के पास, जो कि सच सवर कर कहीं जाने के लिए तैयारी में था। हाँ, ग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार था। बेनी उससे पूछता है कि आपको उस लेडी का नाम पता है? वो कहता है कि हाँ, उसका नाम तो ग्रेस है। फिर वो उससे उसका पता पूछता है। शाइन वो भी बता देता है और बेनी के बाइक से चला जाता है ग्रेस के घर वो सब करने के लिए। और बेनी से कह जाता है कि जब तक मैं ना आऊं कहीं मत जाना। मगर बेनी ऑटो पकड़कर ग्रेस के घर चला जाता है। दरअसल दोस्तों उसके मन में काफी अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। बेनी सोच रहा था अगर मैं ग्रेस के साथ उसके घर जाकर छेड़छाड़ करूं तो वो मुझ पे दोबारा केस करेगी और फिर मैं सब जेल चला जाऊंगा, जहां मैं अपनी लवली से दोबारा मिल पाऊंगा। मगर ऐसा ही नहीं होता, क्योंकि जैसे वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता तो वो लॉक न होने की वजह से आराम से खुल जाता और बेनी फिर ग्रेस और शाइन को किस करते हुए देखकर समझ जाता है सारी चीजें। बेनी की शाइन ने काफी मदद करी थी दोस्तों, इसलिए बेनी उसकी सेटिंग नहीं बिगाड़ना चाहता और चुपचाप चला जाता है। अगले दिन वो अपने गांव वापस लौट आता है और एक चाय की टपरी पे बैठा लवली के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसको लवली की आवाज आती है, जिससे बेनी बड़ा खुश। उस वक्त वहां पे बेनी का एक दोस्त भी मौजूद होता है। बेनी उसे कहता भी कि देख भाई, मुझे मेरी लवली मिल गई। मगर उसका दोस्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, ये सोचकर कि ये तो जेल से आने के बाद पागल ही हो गया है। खैर, आगे बेनी लवली से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई हो? तो वो कहती है तुमने मुझे अपने गांव के बारे में बताया था ना, तो मैं तुम्हारे गांव वाले जो बस थी उस पे बैठ कर आ गई और पता है मुझे ना टिकट की भी जरूरत नहीं पड़ी। दोनों हंस कर पागल हो जाते हैं। फिर लवली टेबल पे बैठकर बातें करने लग जाती है कि तुम्हारे जाने के बाद तो मेरा मन बिल्कुल अकेला हो गया था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैं बड़ी हिम्मत जुटाकर जेल से भागी। तो मैंने भी बताने जाता है कि मेरा भी वही हाल था। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था दोबारा जेल जाने की। तभी दोस्तों राजू की नजर पड़ जाती बेनी पे और वो पिछला वाला अपना हिसाब चुकता करना चाहता था। इसलिए वो जाता है उस टपरी के पास और गलती से उसी जगह पे जोर से हाथ मार देता है जहाँ पे लवली बैठी हुई थी, जिससे लवली दोस्तों मूव करना बंद कर देती है। बेनी को आ जाता है राजू पे गुस्सा कि तुमने मेरी लवली को मार दिया, और वो राजू से लड़ जाता है। पर राजू दिखने में भले ही मरियल था, मगर उसमें दम बहुत ज्यादा था। वो एक ही झापड़ में बेनी को मारकर बेहोश कर देता है। तब दोस्तों लवली की एक टांग हल्की सी हिल जाती है। उसे बेनी के साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं और फिर उसे आ जाता है होश। वो होश में आते ही बेनी को आवाज लगाकर उठाती है और कहती है तुम्हें इस आदमी से अपना बदला भी तो लेना होगा। लवली ने दोस्तों जेल में बहुत सारे फाइट्स देखे थे, जिससे उसे फाइट के सारे टेक्निक्स पता थे। वो बेनी को गाइड करती है और उसके हाथों राजू को खूब पिटवा देती है। जब बेनी राजू को रॉड से स्टेप करके जान से मारने वाला होता है तो लवली इसको रोक देती है और कहती है नहीं नहीं नहीं, ये ज्यादा हो गया, तो मैं ऐसा नहीं करना। और इसके बाद दोस्तों बेनी और लवली हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर को क्या कहें? शायद कुछ मिल नहीं रहा था बनाने को तो ऐसी मूवी बना दी। और सच बताऊं तो मुझे भी मिल नहीं रही थी मूवी, मैंने भी ये ढूंढ कर ला दी, कुछ अलग थी थोड़ा। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई हमें करना है लौंडा नाच। और फिर